जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पे मैं लेकर आता हूँ अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का एक वीडियो, जस्ट टू गिव यू अपडेट कि एनपीएस पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है और वहाँ पे क्या रिटर्न बन रहे हैं, क्या स्थिति वहाँ पर है। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अपने वीकली वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि मेरा एचडीएफसी में जो अकाउंट है वो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में है। जो एनपीएस अकाउंट है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्कीम चॉइस जो है ऑटो एग्रेसिव है। स्कीम 1 में मेरा 51% इन्वेस्टेड है, स्कीम 2 में 16% और स्कीम 3 में 33%। जो मेरी टोटल वैल्यू ऑफ होल्डिंग्स है एज़ ऑन 15 मार्च वो है 5,45,805 रुपये 65 पैसे। और आज तक मैंने यहाँ पे 40 कंट्रीब्यूशन किए हैं। इसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो मैं खुद ऑनलाइन करता हूँ वो भी शामिल है, प्लस जो मेरा एम्प्लॉयर काटता है मंथ टू मंथ वो भी शामिल है। तो दोनों मिलाकर आज तक 40 कंट्रीब्यूशन हुए हैं। तो 40 कंट्रीब्यूशन हुए हैं तो इससे आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो कितना पुराना है। तो 40 कंट्रीब्यूशन हुए हैं तो इससे साफ पता चल रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो लगभग 3 साल पुराना है। ठीक है, क्योंकि 40 कंट्रीब्यूशन मतलब हर महीने का एक है, तो 12 कंट्रीब्यूशन साल के हो जाएंगे, प्लस मेरे कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन होंगे 4-5, तो मिला के ये साफ पता चल रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो लगभग 3 साल पुराना है। तो बीच में 1 साल मेरा जो कंट्रीब्यूशन था वो मुझसे मिस आउट भी हो गया था। मैं अपने एम्प्लॉयर को इंडिकेट करना भूल गया था कि आपको महीने का महीने काटना है। तो मेरा पोर्टफोलियो वैसे 4 साल पुराना है, लेकिन ये है 3 साल पुराना। अब आगे आप देख सकते हैं कि जो मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन अपना पोर्टफोलियो में अब तक किया है वो 4,68,063 रुपीज़ 40 पैसा। और जो मेरा नोशनल गेन हो रहा है यहाँ पे वो है 77,742 रुपीज़। और सारी जितनी भी मेरी कंट्रीब्यूशन है उसका एक कंबाइंड रेट ऑफ रिटर्न अगर निकाला जाए, जिसको XIRR बोलते हैं, वो है 7.36%। और टारगेट मेरा यही रहेगा कि ये 12% के आसपास तक इसमें सालाना रिटर्न निकल जाए, XIRR 12% तक पहुंच जाए इसका। और उसके बाद होपफुली, क्योंकि एक रिटायरमेंट फ़ंड है, तो बाय द टाइम आई विल रिटायर इसमें एक अच्छा खासा कॉर्पस 1 करोड़ से ऊपर का हो जाए, 1.5 करोड़ का मेरे हिसाब से हो जाएगा इसमें। और वो मैंने 12% के हिसाब से कैलकुलेट भी किया हुआ है। तो आप ये एनपीएस वीडियो की मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है, उसमें अगर आप कैलकुलेशन देखना चाहते हैं कि किस तरीके से मैंने 1 करोड़ कैलकुलेट किया है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं एनपीएस सीरीज़ में जाके। तो पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था विद प्रूफ जिस पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी दिखाई थी कि किस तरीके से मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो अगले 20 साल में जब मैं रिटायर होऊंगा तो 1 करोड़ से ऊपर, बल्कि 1.25-2 करोड़ के आसपास पहुँच रहा था, 1 करोड़ 70-80 लाख तक। तो किस तरीके से ये वहाँ तक पहुँच जाएगा। 10% ही इसमें कटता है, एनपीएस में एम्प्लॉयर काटता है, और इस पे मुझे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो देखो, इस पे मुझे डुअल टैक्स बेनिफिट है। डुअल टैक्स बेनिफिट कैसे? पहले तो मैं जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन करता हूँ उस पर 30% का मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ, प्लस 12% का रिटर्न लगा लो तो 42% वहाँ मिल गया। अब उसके अलावा जो मेरा एम्प्लॉयर काटता है, मेरा एम्प्लॉयर जो पैसा काटता है वो एक्चुअली में मेरा ही पैसा होता है, लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ये बोलता है कि मैं आपके सैलरी से पैसा हटा दूंगा, मतलब गायब कर दूंगा, और उसको एज अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस में दिखाऊंगा। तो वो पैसे पे भी मेरा टैक्स बचता है, क्योंकि मेरी सैलरी उतने से कम हो गई। तो देखा जाए तो 30% जितना भी कंट्रीब्यूशन साल का लगभग 1.25-2 लाख रुपए मैं जो करता हूँ, ये 30% टैक्स बेनिफिट भी मुझे देता है। उसके अलावा 11-12% का मुझे सालाना रिटर्न भी देता है। ऑन एन एवरेज जितना रिटर्न एनपीएस देता है 11-12%। अभी थोड़ा सा गिरा हुआ है क्योंकि मार्केट क्रैश हो रखी है, तो आपको ये 7.5% के आसपास नज़र आ रहा है। बट होपफुली जैसे ही मार्केट रिकवर करती है ये भी वापस अपने 11-12% के रेट पे पहुंच जाएगा। और इस वक्त तो सस्ती एनएवीज़ यहाँ पे भी बिक रही है। इसमें भी म्यूचुअल फ़ंड की तरह एनएवी मिलती है, और इसकी एनएवीज़ भी अब सस्ती हो रखी हैं आजकल, क्योंकि मार्केट क्रैश है तो इसकी एनएवीज़ भी सस्ती हो रखी हैं। और नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अप्रैल का कंट्रीब्यूशन 6 मई को है, मई का कंट्रीब्यूशन 31 मई को, जून का 27 जून को, जुलाई का 5 अगस्त को, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो मैंने किया था 50,000 का, अगस्त का 2 सितंबर को, सितंबर का 30 सितंबर को, अक्टूबर का 30 अक्टूबर को, नवंबर का 2 दिसंबर को, दिसंबर का 30 दिसंबर को, जनवरी का 31 जनवरी को, फरवरी का 5 मार्च को, और अब मार्च का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा लगभग 31 मार्च या 1-2 अप्रैल तक। आप देखोगे कि मार्च का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे कट जाएगा 7,618 रुपये।
दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि कई लोग पूछते थे कि भैया इसमें स्कीम चॉइस एग्रेसिव कैसे होता है। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन्होंने बताया कि जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका लो एग्रेसिव और मॉडरेट एग्रेसिव यही दो ऑप्शंस मिलते हैं, उनका एग्रेसिव वाला ऑप्शन नहीं मिलता। तो एग्रेसिव वाला ऑप्शन सिर्फ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए है कि उनको ज़्यादा जोखिम लेने दिया जाता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। तो सरकारी कर्मचारी या तो लो एग्रेसिव या मॉडरेट एग्रेसिव यही दो ऑप्शन चुन सकते हैं। बाकी कोई छेड़खानी इसमें नहीं करता हूँ मैं, कोई तिकड़मबाजी के इस पोर्टफोलियो में कम कर दिया जाए, उसमें ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, जैसा कि म्यूचुअल फंड में करते रहते हैं हम। तो ऐसे कोई तिकड़मबाजी नहीं करते हैं यहाँ पे, बस आंख बंद करके हर महीने अपना एनपीएस में पैसा कटता रहता है। कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई टेंशन नहीं लेनी और धीरे धीरे पैसा कटता रहता है और आप देख रहे हो कि पैसा बन भी रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्योंकि ये पोर्टफोलियो 4 साल पुराना हो गया तो अब ये लॉस में नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सस्ती लेवल पे एनएवीज़ खरीदी हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट बना हुआ, और एक बार मार्केट उठेगी तो ये दोबारा से 1.5-2 लाख के आसपास से प्रॉफिट चला जाएगा और धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा 12% कंपाउंडिंग के हिसाब से। तो अभी तो ये 4 साल पुराना है, एक बार ये 6-7 साल पुराना हो जाएगा तो इसमें कंपाउंडिंग अच्छी नज़र आने लगेगी। और कंपाउंडिंग का मैजिक चढ़ने के लिए कहते हैं कि कम से कम 7 साल का इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद कंपाउंडिंग का जादू आपको देखने को मिलता है। तो 3 साल दूर है ये पोर्टफोलियो उस जादू को देखने के लिए, और लेट्स होप कि हमारा एनपीएस पोर्टफोलियो भी बहुत बढ़िया से परफॉर्म करेगा। और क्योंकि एक रिटायरमेंट फ़ंड है तो इसमें 60% आप निकाल सकते हैं जब आप रिटायर होंगे, और 40% आपको एज ए एन्यूटी बाय करना पड़ता है, जिसमें से आपको पेंशन मिलती है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि क्या ही फ़ायदा हुआ कि हम तो 60% ही निकाल पाते हैं, 40% तो, लेकिन 40% का आप ये भी तो देखो, आपको पेंशन मिलती है। और आपको एक बात समझनी होगी कि जितना आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, उसको कंपाउंड लगा लो तो आप ये देखो कि वो टैक्स बेनिफिट वाला पैसा ही आपको आगे जाके पेंशन और एन्यूटी के रूप में जमा करना है। तो ये विन विन सिचुएशन है कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा, जो आपका टैक्स बेनिफिट हुआ वो पैसा ही आपका एक तरीके से एन्यूटी पे लगता है और उसकी आपको मंथली पेंशन मिलती है। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड में तो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जो टैक्स आप म्यूचुअल फंड में पे करते हो, एक तरीके से देखा जाए तो वो टैक्स की यहाँ पे एन्यूटी बन जाती है और आपको रिटायरमेंट के बाद महीने का महीना पेंशन मिलती रहती है। तो क्या बुरा है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ भी कर लो। हर ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जैसे मैंने एनपीएस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, मेरा पीएफ भी है, सरकारी वो तो सभी का होता है, तो पीएफ भी है, एनपीएस भी है, म्यूचुअल फंड का भी मेरा पोर्टफोलियो है, आप लोग देखते हैं, उसमें शेयर्स का भी पोर्टफोलियो आप वो भी देखते हैं, थोड़ा मैंने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए सारे एवेन्यूज़ में थोड़ा थोड़ा डाल के रखो, थोड़ा मेरा एफडी भी है, तो हर जगह डाल के रखो। क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ का बुरा समय आ जाए, कभी एफडी का बुरा समय आ जाएगा तो मार्केट अच्छा रिटर्न देगा, कभी मार्केट का आजकल जैसे बुरा चल रहा है तो आपको एफडी अच्छा रिटर्न दे रहा है, फिर ये भी इन दोनों का बुरा समय आ जाएगा तो प्रॉपर्टी है ही, प्रॉपर्टी का बुरा समय जाएगा तो पीएफ तो है ही, ठीक है, पीएफ तो हमेशा सिक्योर देगा आपको 8%। तो हर जगह इन्वेस्ट करके रखो थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं आपको बताया कि मेरा पीएफ में इन्वेस्ट है, मेरा एनपीएस में इन्वेस्ट है, मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट है, मेरा शेयर्स में इन्वेस्ट है, मेरा एक फ्लैट भी है, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट है। तो 5 जगह पे मैंने अपनी पैसा डाल रखा है। ऐसा तो नहीं होगा कि पाँचों एक साथ डाउन हो जाएँ, तो कभी एक डाउन होगा, फिर दूसरा अप होगा, फिर दूसरा डाउन होगा, तीसरा अप होगा। तो इस तरीके से ज़िंदगी चलती रहेगी और आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई भी कर रखा है। हाँ, आप कहोगे कि म्यूचुअल फंड और एनपीएस से तो मार्केट कनेक्टेड ही है। म्यूचुअल फंड तो फुली मार्केट कनेक्टेड है, ठीक है, वहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा है। एनपीएस ये फुली नहीं है, क्योंकि इसमें डेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं, तो इसमें रिस्क उतना नहीं है, ठीक है। एफडी वो तो फुल्ली सिक्योर्ड है। प्रॉपर्टी वो अलग ही लेवल का है, वो भी सिक्योर्ड ही है और थोड़ा वो लिक्विड नहीं होता, लेकिन वो अलग है। और पीएफ तो फुल्ली सिक्योर्ड है, 8% आपको सरकार देगी। तो आई थिंक मेरे ऑप्शंस, मेरे इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शंस हैं उसमें कुछ हाईली रिस्क भी हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ लो रिस्क भी हैं जैसे एनपीएस है, कुछ 100% सेफ भी हैं जैसे एफडी है, पीएफ है, कुछ नॉन लिक्विड एसेट्स भी हैं जैसे प्रॉपर्टी है, फ्लैट है। तो ठीक है, सब सारे ऑप्शंस जो हैं सब जगह मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और होपफुली आई विल बी एबल टू मेक अ गुड एक्यूमुलेशन ओवर माई एनपीएस पोर्टफोलियो एज वेल बाय द टाइम आई विल रिटायर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।